हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अनंत गौड़ और जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये लेसन नंबर 8 है। 8th क्लास का हिस्ट्री के अंदर कुछ ऐसे ब्रिटिशर भी थे जो कि 19th सेंचुरी के दौरान में भारतीय जो ओरिएंटलिस्ट थे उनका विरोध कर रहे थे और वे ये मान रहे थे कि जो ईस्ट की एजुकेशन है, यानी कि हमारी जो एजुकेशन है वो पूरे एरर से भरी हुई है, गलतियों से भरी हुई है और इसके अंदर कोई भी साइंटिफिक बात नहीं है। और इसलिए जो भारतीयों को संस्कृत और अरेबिक लैंग्वेज को नहीं पढ़ाना चाहिए। अब विरोध करने वालों में या क्रिटिसाइज करने वालों में सबसे पहले नाम आता है जेम्स मिल का। इनका मानना था कि भारतीयों को वो एजुकेशन नहीं देनी चाहिए जिसके बारे में ये जानना चाहते हैं या जानते हैं। इनको वो लैंग्वेज या वो एजुकेशन देनी चाहिए जो कि प्रैक्टिकल है या इनके लिए यूजफुल मानी जाती है। इनके नज़रिए में इंडियन जो टेक्स्ट्स की जगह पर, जो इंडियन पोइट्री या लिटरेचर की जगह पर साइंटिफिक और टेक्निकल एडवांटेज के बारे में बतानी चाहिए जो कि वेस्ट में डेवलप हो चुकी है। अब इसके बाद में दूसरे ओरिएंटलिस्ट का विरोध करने वालों में से सबसे ज़्यादा मुख्य नाम से जाना जाता है वो है थॉमस मैकॉले। जो मैकॉले था उनको ओरिएंटलिस्ट का एक सबसे प्रमुख आलोचक माना जाता है और इसका मानना था कि जो भारतीय है, जो इंडिया है, इंडिया के अंदर जितने भी लोग हैं वो अनसिविलाइज्ड है। इंडिया के अंदर, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो कि अनसिविलाइज्ड है और जिसको सिविलाइज बनाना है। और इसका ये भी माना था कि ईस्ट में कोई भी ऐसी ब्रांच नहीं है जो कि इंग्लैंड में बनी हुई चीज़ का मुकाबला कर सके। और मैकॉले ने ये भी कह दिया कि जो इंडिया के अंदर जितनी भी नॉलेज है वो ब्रिटेन की एक लाइब्रेरी के केवल एक शेल्फ के अंदर जितनी नॉलेज दी गई है उसके बराबर है। तो ये कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि ये किसके शब्द थे। तो ये जो है मैकॉले के द्वारा कहे गए थे। और मैकॉले ने ये भी कहा था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको भारत के अंदर पैसा नहीं लगाना चाहिए, या भारत की एजुकेशन है, ओरिएंटल लर्निंग है, उसके ऊपर पैसा नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ये जो एजुकेशन है वो प्रैक्टिकल नहीं है। और इसमें इन्होंने ये भी बताया कि जो केवल इंग्लिश लैंग्वेज ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा ये वर्ल्ड के जो फेमस रचनाएं हैं उसको पढ़ सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। और इस लर्निंग के द्वारा ही या जो इंग्लिश लैंग्वेज के लर्निंग के द्वारा ही वे अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं, वे सभ्य बन सकते हैं। तो इस तरह से इन जो विलियम इसके अंदर जो देर का है मैकॉले का मानना था कि अगर इनको इंग्लिश लैंग्वेज सिखाई जाएगी तो ये सिविलाइज हो जाएंगे, यानी कि सभ्य बन जाएंगे जो भारतीय लोग हैं। और और इनके टेस्ट में भी चेंज आ जाएगा, वैल्यू यानी कि जो इनके महत्व है वो इसके अंदर भी, संस्कृति के अंदर भी बदलाव आ जाएगा। इसके के आधार पर 1835 में 1835 में एक एजुकेशन एक्ट भी पास किया गया जिसको मैकॉले मिनट्स के नाम से जाना गया था। और इसमें केवल हायर एजुकेशन में इंग्लिश लैंग्वेज को ही बढ़ावा दिया गया था या इंग्लिश मीडियम करने के लिए कहा था। फिर इसमें ये भी बताया गया है कि इन्होंने, जो मैकॉले ने ये भी कहा था कि जो इंडिया की एजुकेशन देने वाले हैं या संस्कृति इंडियन लैंग्वेज को बढ़ावा देने वाले इंस्टीट्यूट हैं उनको बंद कर देना चाहिए, जैसे कलकत्ता मदरसा और बनारस को बंद कर देना चाहिए। और इसने ये कहा कि ये तो एक जो है टेम्पल ऑफ डार्कनेस है जहाँ पर
जो कि अपने आप में धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे या फॉलिंग में चले जाएंगे। फिर आगे हम देखते हैं एजुकेशन फॉर कॉमर्स, जो कॉमर्स के बारे में बता के या व्यापार वाणिज्य के बारे में इनकी क्या सोच थी। तो 1854 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन लंदन, यानी कि कहने का मतलब है कि 1854 में लंदन में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक भारतीय गवर्नर जनरल को एजुकेशन डिस्पैच इशू किया था। और ये जो इशू किया गया था ये चार्ल्स वुड के द्वारा किया गया था, जो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ द कंपनी का प्रेसिडेंट माना जाता था। और इसमें ये भी बता रखा है, इसमें आगे बताया जा रहा है एजुकेशन फॉर कॉमर्स। इसमें बताया गया है कि 1854 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन लंदन ने भारतीय गवर्नर जनरल को एक एजुकेशन डिस्पैच सेंड किया था। और इसके जो प्रेसिडेंट माने जाते थे, ये इसमें ये बता रखा है कि जो चार्ल्स वुड के द्वारा ये लागू किया गया था, इशू किया गया था, और जो कि प्रेसिडेंट माना जाता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ द कंपनी का। अब इसलिए इस डिस्पैच को वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये चार्ल्स वुड के द्वारा इशू किया गया था। अब इसमें मेन रूप से ये बताया गया है कि इसमें यूरोपियन लर्निंग को ही बढ़ावा दिया गया था और ओरिएंटल नॉलेज का विरोध किया गया था। इस तरह से इसमें बता रखा है। और इसमें यह बताया गया था कि अगर भारतीय यूरोपियन लर्निंग को सीखते हैं तो उनको प्रैक्टिकल बेनिफिट होगा, ठीक है, व्यवहारिक उनको नॉलेज होगी। तो किस चीज़ की व्यवहारिक नॉलेज होगी, तो इसके अंदर बता रखा है कि सबसे बड़ी जो प्रैक्टिकल नॉलेज होगी इस डिस्पैच के अनुसार कि उनको इकोनॉमिक वे से नॉलेज प्राप्त होगी। और अगर वे यूरोपियन लर्निंग को सीखते हैं तो उनको ये समझ में आएगा कि हम किस तरह से व्यापार के अंदर या वाणिज्य के अंदर बढ़ावा कर सकते हैं, या यहाँ के लोगों को ये समझ में आएगा कि देश के अंदर कौन कौन से इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज है और उनको किस तरह से यूज किया जाए। अब इसके अलावा इन्होंने इसका ये भी मानना था, इसमें ये भी बताया गया था कि अगर वे भारतीय यूरोपियन वे से जीते हैं तो उनके जो टेस्ट में और उनकी जो इच्छाएं हैं उनके अंदर भी बदलाव आएगा, और वे जो भारतीय गुड्स की अपेक्षा या भारतीय सामान की अपेक्षा वे ब्रिटिश में बने हुए सामान की मांग करेंगे और उसको लेना पसंद करेंगे या खरीदना पसंद करेंगे। और फिर इसके अलावा इसके अंदर ये भी बताया गया, अगर यहाँ के जो लोगों को, भारतीय लोगों को यूरोपियन एजुकेशन सिखाएगी तो उससे एक और बेनिफिट होगा कि उनके अंदर मोरल करैक्टर पैदा होगा। तो देखो भी ये इनका मानना था कि भी जो मोरल करैक्टर इसके पहले क्या भारतीयों के अंदर नहीं था, और ये मान रहे थे कि भी यूरोपियन लर्निंग से ही इनके अंदर जो है ट्रूथफुल ऑनेस्टी जैसी भावना आएगी और कंपनी को एक ईमानदार या विश्वास रखने लायक जो है सिविल सर्वेंट्स मिल पाएंगे। और इसके अलावा इन्होंने ये माना कि जो भारतीय एजुकेशन है वो सारी की सारी गलतियों से भरी हुई है और भारतीय एजुकेशन लोगों को अपने काम के प्रति वफादार नहीं बनाती है और न ही वो अपने काम जो बोलते हैं उस पर कायम रखते हैं और ना ही उनके अंदर कोई ऐसे जो है स्किल है जिससे कि वो कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन को चला सकते हैं। तो ये इस तरह की अंग्रेज़ों की सोच थी भारतीयों के प्रति। फिर इसके अंदर ये भी बताया गया कि जो 1854 के डिस्पैच को आगे करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए उन्होंने काफ़ी तरह के कदम उठाए। सबसे पहले उन्होंने एजुकेशन के अंदर काफ़ी बदलाव किया या सारे सिस्टम को अपने अंडर में कंट्रोल में ले लिया।
फिर इसके बाद में ये भी बताया गया कि उन्होंने काफ़ी तरह के कदम उठाए थे और कई कई जगह पर अपने जो खुद की यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की थी। जब 1857 का रिवोल्ट चल रहा था, उसी दौरान के अंदर इन्होंने कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में कई यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की थी और यहाँ के जो लोकल स्कूल थे उसको भी उनके अंदर भी बदलाव लाने का इन्होंने प्रयास किया था। तो यहाँ पर पिक्चर भी दिखा रखी है, ठीक है। ये बॉम्बे यूनिवर्सिटी इन 19th सेंचुरी की है। फिर अगर हम बात करें कि यहाँ पर एक स्कॉटिश के बारे में बताया जा रहा है कि जो कि मोरल एजुकेशन को बढ़ावा दे रहे थे और इसमें जो मुख्यतः माने जाते हैं विलियम कैरे का नाम आता है और इन्होंने अपने श्रीरामपुर में अपने मशीनरी की स्थापना भी की थी। और फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट तरीका है कि व्हाट हैपेंड टू दी लोकल स्कूल। अब बात आती है कि अंग्रेज़ों के आने से पहले हमारे यहाँ पर स्कूलिंग सिस्टम कैसा था। क्या ब्रिटिशों से आने पहले यहाँ पर कोई स्कूल था या किस तरह की एजुकेशन दी जाती थी, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पर देखते हैं, सभी देखेंगे। तो ऊपर ये जो पिक्चर दिखा रखे, ये पिक्चर किसकी है? ये प्राचीन काल में भारत में पाठशालाएं होती थी, वहाँ पर एजुकेशन इस तरह से दी जाती थी और इसकी रिपोर्ट तैयार करने का काम जो था वो विलियम एडम को दिया गया था। विलियम एडम कौन था? 1830 में विलियम एडम नाम के व्यक्ति को, जो स्कॉटिश मशीनरी से बिलोंग रखता था, उसको बंगाल और बिहार के डिस्ट्रिक्ट में जाने का या दौरा करने का मौका दिया था और इसने जो रिपोर्ट तैयार की थी वो काफ़ी ही इंटरेस्टिंग थी। इसने बताया कि जो बिहार और बंगाल में कम से कम जो है 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएं हैं और इसने ये बताया कि प्रत्येक पाठशालाओं में जो 20 स्टूडेंट्स, प्रत्येक में जो 20 से भी ज़्यादा विद्यार्थी पाए जाते हैं और उसको केवल एक ही गुरु पढ़ाता है और इस संख्या के मुताबिक इनकी जो संख्या थी 20 लाख से भी ज़्यादा माने जाते हैं जो स्टूडेंट्स की जो यहाँ पर एजुकेशन प्राप्त करते थे। फिर इसके बाद में ये भी बताया गया कि यहाँ पर जो एजुकेशन सिस्टम था वो काफ़ी फ्लेक्सिबल था, जो आज की एजुकेशन है उसके बिल्कुल विपरीत था, ठीक है। उस समय ना ही तो किसी बच्चे से जो फिक्स फीस ली जाती थी और ना ही कोई प्रिंटेड बुक होती थी इन बच्चों के पास में, ना ही इनको जो है सेपरेट बिल्डिंग बनाई जाती थी स्कूल के लिए, ना ही कोई बेंचेस चेयर्स होते थे इनके लिए। वो प्राचीन काल में अपने जो बताया जा रहा है, ना ही ब्लैक बोर्ड होता था, ना ही कोई अलग से जो सेपरेट क्लास होती थी जैसे ये आजकल होता है कि 7th के लिए अलग से क्लास होगी, 8th के लिए अलग से क्लास होगी, 9th के लिए अलग से होगी, 12th के लिए अलग होगी। इस तरह से कुछ भी चक्कर नहीं था। फिर इसके अलावा बताया कि कोई भी रोल नंबर रजिस्टर भी नहीं था और एनुअल एग्ज़ाम भी नहीं होते थे उस समय पाठशालाओं में और रेगुलर टाइम टेबल भी नहीं होता था। और इसके अलावा ये बताया गया कि ये जो पाठशालाएँ थी वो मोस्टली कहाँ पर देखी जाती थी। कई कई जगह पर जो पाठशालाएँ जो लगती थी ना, वो जो कहीं पर बरगद का पेड़ हो गया उसके नीचे लग रही है, या कहीं पर जो कोई भी टेम्पल या शॉप हो गया, या विलेज का कोई भी कॉर्नर हो गया, ठीक है, विलेज के अंदर कोई भी शॉप और टेम्पल का या मंदिर का कॉर्नर हो गया, वहाँ पर पाठशालाएँ चल रही हैं। या कई कई बार देखा जाता था कि गुरु अपने घर पर ही बच्चों को पढ़ाता था। और इसके अलावा ये जो फीस भी जो है फिक्स नहीं थी, क्योंकि उस समय ये माना जाता था कि शिक्षा को हमारे देश में सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था और ये शिक्षा सभी के लिए मौलिक मानी जाती थी और ये अंग्रेज़ों के बाद में ही अलग अलग तरह से बदलाव आए। इसके अलावा इसके अंदर ये बता रखा है कि जो गरीब बच्चे होते थे उनके लिए, जो गरीब बच्चे होते थे उनके लिए कम फीस ले लेते थे टीचर, और जो अमीर होते थे उससे ज़्यादा ले लेते थे। और जो एजुकेशन होती वो मोस्टली ओरली वे से पढ़ाई जाती, यानी कि मौखिक रूप से पढ़ाई जाती थी। और इसमें ये भी बता रखा है कि किसी तरह के जो है गुरु जो है वो प्रत्येक स्टूडेंट को उनके लेवल के अनुसार पढ़ाते थे। अगर मान लो कोई विशेष बच्चा होता था तो उसको उसी तरह से समझाया जाता था। और इसके अलावा ये भी बात बताई जा रही है कि
जो पाठशालाएँ होती थी वो फिक्स नहीं होती, फ्लेक्सिबल होती थी, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता था कि मोस्टली जो लोग थे वो ग्रामीण थे और कृषि का कार्य करते थे। जब फसल कटाई का समय आता था तो ये कक्षाएँ बंद कर दी जाती थी, पाठशालाएँ बंद कर दी जाती थी, जिससे कि जो किसान के जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता की खेतों में या फसल कटाई के समय में हेल्प कर सके। और फिर इसके अंदर ये भी बताया गया है कि जब कटाई वगैरह का समय ख़त्म हो जाता था तो ये पाठशालाएँ दोबारा से लग जाती थी। तो इस तरह से प्राचीन काल की एजुकेशन के बारे में दे रखा है, पाठशालाएँ ऐसी होती थी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यहाँ तक ये लेसन समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।